मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपका जो इतिहास का पेपर होता है, पहला पेपर भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, इससे संबंधित ये पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर पूरा वीडियो देखना आपको। इसके अंदर मैंने जो पहली यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट हो गई, चाहे तीसरी यूनिट हो गई, चाहे चौथी यूनिट हो गई, सारे के सारे यूनिट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कल आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं। पूरा आपको वीडियो देखना है, चैनल को लाइक कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है। अगर आप पास वाला ज्वाइन वाला बटन आपको जो दिख रहा है सब्सक्राइब के पास वाला, वो भी दबा देना है। पूरा वीडियो देख के जाना आपको इसको कंप्लीट। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जय थे जानो, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो अपनी पहली किताब है भारत का प्राचीन इतिहास, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी मैं सारा प्रश्न थाने कराऊंगा। तो इन जो पहला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहली यूनिट से जो प्रश्न निकल के आया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। मतलब यो प्रश्न है कि भारतीय जो प्राचीन इतिहास रहे ना, उन पुरातात्विक और जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं अपना पुरानो जो इतिहास रही अपनो उसका बारे में अपना कहीं बेरो पट्टे कि भाई पुराना लोग अपने जो भारत का लोग होया करता या जो अपनी सभ्यता थी वह कहीं चलिया करती, उनका बारे में अपना कहीं बेरो पट्टे यह चीज़ बतानी है। यो प्रश्न हर यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार पूछो जा सेमेस्टर के अंदर, और बालका का बिल्कुल भी याद को नहीं हो, बहुत हार्ड लगा ये प्रश्न। मैं थाने बता रही हूँ, अगर यो वीडियो थे पूरा देख लोगा तो थारा तो वो प्रश्न अया को याद रह जाओ कि जिंदगी में कौन बोलोगा, और भूल जाओ तो कोई दिक्कत को नहीं, वीडियो और जो देख लियो। तो शुरू करा आप वीडियो ने, लेकिन पहले थाने चैनल ने सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ने लाइक कर देना है। पहले मैं थाने समझाऊं कि यो प्रश्न कहनो क्या चाहे है। ये प्रश्न को देखो, कहने को अर्थ यो है कि पुराना टाइम का जो सभ्यता थी या भारत का लोग था वह कहीं रिया करता। आज का टाइम अपना कहीं बेरो पट्टा कि जो भाई मौर्य साम्राज्य हो, इतनो बड़ो साम्राज्य हो, वो कहीं चालिया करतो, ठीक है। अशोक धर्म की नीति अपनाई थी, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो था उन लोगों की जो नगरीय शैली क्यों रिया करता, यह चीज़ अपना कहीं बेरो पट्टी, बस सब चीज़ों के बारे में एक अंदर अपना बताना है। तो हण के अंदर आप शुरू करना, तो सबसे पहला जो स्रोत अपना प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? साहित्य को स्रोत। अब साहित्य भी दो प्रकार को है, कौन सा है? धार्मिक साहित्य। मतलब जहाँ देखो, सबसे पहले की बात करा राजा महाराजा का, जब स्टार्टिंग की बात करा तो अपने जो रामायण है, रामायण के अंदर आप देखा करता कि लोग के मोटर गाड़िया पर कौन चलिया करता, क्या चलिया करता? पहले हाथिया पर चलिया करता, रथ युद्ध होया करता, रथ पर चलिया करता राजा, ठीक है। युद्ध होया करता पर कोई रॉकेट थोड़ी होया करता, पर क्यों होया करता? बाण से, तलवारा से, और जो लोग का बने हथियारा से होया करता। आज भी वही, लेकिन रॉकेट बस चीज़ें चेंज होगी। तो ये सब चीज़ अपना कठियों बेर पाटी या अपना एहतात को इनके लोगों सपनाई ही, ये चीज़ें कठियों बेर पाटी रामायण और महाभारत जहाँ की चीज़ें ही उनके अंदर लिखी गई ये चीज़ कि भाई पुराने टाइम में लोग राजा ही भाई युद्ध लड़ा करता, जना आपस में बाण चलिया करती, तलवार चलिया करती, हाथी घोड़ा पर लड़ाई हुआ करती। आज के टाइम में तो कोई नहीं, चीज़ें बदल गई, लेकिन ये सब चीज़ अपना कठियों बेर पाटी ही, ये जो पुरानी किताब लिखेडी ही रामायण महाभारत, तो उठे हुए ये सन सब चीज़ें के बारे में बेरो पाटे अपना, ठीक है। ये तो थी ऊ की तरीको। अब ऊ का बाद में के समाज भाई ऊ का बाद में और बदलो, ठीक है। समाज में और बदलाव आया तो बौद्ध धर्म निकल के आयो और जैन धर्म, जो अलग अलग प्रकार का धर्म निकल के आया। हूँ मैं अपना के बेर पाट्यो कि भाई जी टाइम में क्योंकि सामाजिक कुरीति भाई हिंदू धर्म में बड़ी बढ़ गई, तो उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक सुधार होया। तो हूँ सामाजिक सुधार की जो चीज़ लिखी गई ही वो बौद्ध धर्म निकल के, और बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ थी त्रिपिटक और आगमन जो है जैन धर्म को, हूँ से अपना बेरो पाटा है कि समाज के अंदर ये उस समय में बदलाव होया। फिर समय और आगे बढ़े है और अफान निकल के जो पहले छोटा छोटा राज्य है करता, फिर बड़ा बड़ा राज्य होने लगा, ठीक है। एक बड़ो राज्य होने लगा और उसका बहुत 5-10 राज्य बड़ा बड़ा राज्य पर उसको कब्जो आया करतो। तो वो टाइम की शैली के हिसाब की थी, लोग राजा के हिसाब राज कराया करता। यह अपना कहीं बेरो पाट्यो अलग अलग जो बड़ा बड़ा लेखक होया, जो राज दरबार कवि होया करता, या उनका कोई मंत्री लिख दी या कोई जीवनी लिख दी कोई राजा का बारे में, तो हूँ सब चीज़ें से अपना बेरो पाट्या करतो। जब मैं थान कोई एग्जाम्पल दे दूँ, मौर्य साम्राज्य के अंदर जो चाणक्य के द्वारा कौटिल्य नामक किताब लिखी गई है, तो अपना पूरा जो मौर्य काल है उसकी जो व्यवस्था थी उसके बारे में बेरो पाट्या है। मैगथनीज जो किताब लिखी थी इंडिका, यूं अपना भारत के बारे में विवरण के बारे में बेरो पाटे कि भाई कि भारत में जो उस समय किस प्रकार को शासन होया करतो,
ठीक है। उसका बाद में जो भाई एक एग्जाम्पल और हर्षवर्धन है, उसका जो राज दरबार कवि थो बाण भट्ट, उसका द्वारा जो लिखी गई थी उसकी जीवनी, उसका बारे में पाठ है कि वो टाइम की नगरीय शैली के साबु रिया करती। वो टाइम में एक दूसरा ने राजा कया रहा करता, कूटनीति कया चालिया करती, नगर कया का आया करता, लोगों की व्यवस्था के साबु, कर व्यवस्था के साबु। तो बस सारी चीज़ें उन किताबों अपना बेरो पाटी। तो ये तो थी साहित्य की बात। सिर्फ साहित्य में काम कौन चल है, आगे जाके जो अलग अलग अपना स्रोत मिले ही, ठीक है, कि भाई कठे शिलालेख मिल गो, कोई मंदिर मिल गो, मंदिर में भी बहुत सी कलाकारी करी जा, तो उनमें भी अपना बहुत सी चीज बेरो पाटी है। तो इम के है, पहली चीज अपना देखा तो जो पुरातात्विक स्रोत ही, उन सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है, शिलालेख। शिलालेख क्यों है, जब बड़ी बड़ी पहले क्या कराया करता, राजा कोई जीत जाता, बड़ो सो युद्ध जीत जाता, तो एक बड़ो सो एक खंबो सो चिना देता, ऊपर के सारी चीजें लिख देता। अपने राजस्थान के अंदर विजय स्तंभ है, ये सभी तो अय के करोगे तो अपना देखना पड़े, जो अशोक है समुद्रगुप्त सॉरी उसका द्वारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लिखाए गए। अब एक अंदर क्या हो, हण शिला का लेखा के अंदर बड़ा बड़ा बना के लिख दिया करता, अपना बारम थोड़ी सी बढ़ाई करा देता, मैं राजा अया रहो, मेरा टाइम इस हिसाब की नगरीय व्यवस्था है। तो ये सब चीजें अपना के बेरो पाठ तो कि इस समय में अया को राजा थो और उन्हें ई राजा ने इस समय अया रहे, हन सब चीज़ों के बारे में बेरो पाठ। तो शिलालेख भी बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत रही हैं। उसका बाद में बात करना जो दूसरी चीज है वह कहीं सिक्का। अब सिक्का थे, सोचो भाई सिक्काओं के बेरो पाट है, कोई चीज को सिक्काओं बहुत कुछ बेरो पाट है। जब मान लो सिक्का है, समुद्रगुप्त आपका टाइम में सिक्को बनायो, ठीक है, उस सिक्का पे कोई भी राजा सिक्को बनाता तो सबसे पहले वो थान बेरो वो आपकी तस्वीर दे, तो सन लिखेड़ी रहती है अंदर। तो ये चीजों यो बेर पढ़, तो ये समय में वो राजा राज्य कर रहे हो। अब क्या हो, मान लो कि भाई जहाँ पाटलिपुत्र पर राज्य कर रहे हैं, ठीक है, और यो सिक्को अपना मिलो कि पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ों अपना के बेरो पाटे समुद्रगुप्त को सिक्को कि अपना जो संबंध था वह पाकिस्तान हो चाइना जठे भी जो सिक्को मिले उठे उनके साथ अपना क्या था, व्यापारिक संबंध था। तो यह चीज बेरो पाटतो, या भी यह चीज बेरो पाटतो कि और साम्राज्य इतनी दूर तक फैले हुए थे। तो सिक्का से भी अपना ने बहुत अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचना मिले। तो कुषाण, गुप्त व इंडो यूनानियों के जो सिक्का मिले ही तन चांदी का या सोना का सिक्का इन्होंने द्वारा निर्माण करे गए थे। फिर अगला की बात करना स्मारक और वास्तुकला। तो देखो स्मारक बहुत जरूरी हुई ही, क्या करता पहले राजा, हर राजा है वो मंदिरों को निर्माण कराया करतो, जो धार्मिक गुफा आया करती उनको निर्माण कराया करतो, और क्या कराया करतो, निर्माण कराने का साथ साथ धार्मिक चीज़ों का साथ उस समय की समाज की के सोच थी, लोग भगवान ने के रूप में देखा करता, कया पूजा कराया करता, हर सब चीज़ों को बेरो पाट्या करतो, ठीक है। अच्छा एलोरा की गुफा ही, ठीक है, कैलाशनाथ को मंदिर है, उनने देखो कितनी सुंदर कलाकृतियों से पहाड़ ने काट के बनाई है ना। उसके अंदर अलग अलग प्रकार की भगवान शिव की मूर्ति ही, विष्णु जी की मूर्तियां, तो उनका अलग अलग रूप में उनको रूप दिखाया है। तो अपना ये चीज़ों यो बेरो पाटा है कि उस टाइम में भगवान ने जो लोग हैं के रूप में देखा करता। अगला पॉइंट की बात करा उत्खनन। उत्खनन क्यों गो, अब जो पहले की जो बहुत पुरानी सभ्यता थी, ठीक है, जो ना तो अपना शिलालेख उनने बेरो की शिलालेख बनेगा, किताब लिखण को उनने बेरो कुन थो ना, वो टाइम में सिक्का चल रहा। तो वो टाइम का समय की जो नगरीय व्यवस्था थी वह क्या बेरो पाटी, अपना थोड़ी जमीन ने खोदी तो उठ्यों के निकल के कुछ सभ्यता निकल के आई, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो लोथल जाए की पुरानी सभ्यता निकल के आई, और हुन अपना खोद के बेरो पाटो की उठे की जो व्यवस्था थी वह तो आज का टाइम की अपनी जो जैसे शहरम पानी की अलग व्यवस्था है, रहन सहन की व्यवस्था अलग है, कमरा के साबू बनाना चाहिए, खेती के साबू करनी चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था निकल के आई। तो ये चीज़ों अपना के बेरो पाटो कि उठे का लोग इतना समझदार था कि जो व्यवस्था थी रहने सहने की वह एक नगरीय व्यवस्था के रूप में होया करती। तो ये सब चीज़ें अपनान के बेर पाटी उत्खनन मतलब खोद के पुरातत्विक विभाग के द्वारा जो उत्खनन करे हैं अलग अलग उनसे अपनान सब चीज़ों को बेरो पाट्यो। उसके अलावा कुछ विदेशी जो लोग था वह भारत घूमने आया, जब मैगथनीज तो वो अपनी किताब लिखी इंडिका की भारत का लोगों को के विचार। तो भाई कोई आदमी मान लिया कोई बाहर को आदमी आवे और वो थरगामा और थरगाम के बारे में कुछ लिखा है तो उनको विचार थारों बहुत अलग होगा, ठीक है। वो आपके बारे में कुछ आपका जो गांव है वो अलग चीज़ देखनी, थरगामा है जो वो अलग चीज़ देखनी। तो इससे क्या अलग प्रकार की सूचना निकल के आवे। तो अलग अलग प्रकार का भारत में जो ये आया
घुमनाला तो उनके द्वारा लिखे गए। जहाँ फायान जो चीन यात्री थो उन्होंने गुप्त वंश के बारे में लिखे कि गुप्त वंश के टाइम में भारत राज्य कहीं को थो। उसके बाद में हिंसांग आयो, यो नालंदा के अंदर पढ़ाई करना आयो, तो लिखो कि भाई हर्षवर्धन का शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय है करती, और इतनी बड़ी बढ़िया विश्वविद्यालय थी कि पूरी दुनिया में मुझे कि विश्वविद्यालय नहीं थी कोई। तो हर सब चीज़ों के बारे में अपना ने जो विदेशी साहित्य जो लोग घूमना आया उनके द्वारा जो किताब लिखी गई उनके द्वारा पता चले थो। उसके अलावा भी कुछ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुई ही, जहाँ आज के टाइम में कार्बन डेटिंग मतलब कोई पत्थर मिल गो तो उससे क्या आप वो नए बेरो पार्ट कि वो कितनों पुरानो है, थर्मो डीएनए विश्लेषण से आप बेरो पार्ट्स का। तो ये सब चीज़ कुछ लोक कथाएं मिल जाए या मौखिक परंपराओं के द्वारा भी अपना ने साहित्य का बारे में पुराना साहित्य का बारे में बेरो पार्ट जाए। तो यो थो अपनो प्रश्न पहलो नंबर जिम क्या कि भाई पुराना साहित्य ग्रंथ ही या जो सिक्का ही हण का बारे में अपना मदद से आप पुराना साहित्य के बारे में जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि थाने पर्सन बढ़िया लगे होगो। पूरा वीडियो देखा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो ने जरूर से लाइक कर दियो। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जय थे जानो हो बीए फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर जो इतिहास है वो पहलो पेपर एक थान बेरो है कि भारत का प्राचीन इतिहास उससे संबंधित जो जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो उसको जो प्रश्न नंबर 2 है, बाकी को जो पहले नंबर प्रश्न था देखना है तो जो अपना चैनल है उसके प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाके बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का नाम एक प्ले लिस्ट बन रही है उन देख लियो। ठीक है, करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थारा सामने लेके आऊँ। प्रश्न को नाम है वैदिक काल के समाज और सांस्कृतिक विशेषताओं पर सविस्तार टिप्पणी कीजिए। यो प्रश्न बहुत ज़्यादा बहुत मतलब 3 स्टार लगा दूँ मैं, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हर बार थे देख लियो, काल था ये एग्जाम में तो काल यो पेपर आओ एग्जाम में प्रश्न आओ, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यो प्रश्न बच्चा याद तो कर ली लेकिन उनका याद कौन रहे, तो इन मैं थाना एकदम कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, अया को पढ़ा दूंगा कि थे तो कौन बोलोगा ये प्रश्न अदर में भी। तो चलो शुरू करा आप, लेकिन यूँ पहले थान के करना है, चैनल ने सब्सक्राइब करना है, फ्री है, कोई रुपया कौन लगी थारा। और वीडियो ना लाइक भी कर देना और कमेंट जरूर करना कि थान किसों को लाग्यो याद हो को नहीं हो थारा वो प्रश्न। तो चलो शुरू करा। देखो वैदिक काल के होकर तो जब शुरुआत हुई ना वैदिक काल ने थे पहले वेद, वैदिक के समझो एक शब्द दिखा था ना वेद, तो यो वही टाइम है जिस टाइम में वेद को निर्माण होना शुरू हो या जिस टाइम में वेदा का आधार पर समाज को निर्माण होना शुरू हो। ठीक है, तो एक लिए को नाम क्या रखे गयो वैदिक काल रखे गयो। अब वैदिक काल है यो कदू कद तक हो तो यो थो 1500 से 1600 ईसा पूर्व है। थान बेरा ईसा पूर्व उल्टो चल है, जब नेगेटिव में वैल्यू चली ना -4 बढ़ो हुआ है अँ हिसाबों, तो वैदिक काल हमेशा उल्टो चल है। ठीक है, 1500 से 1600 ईसा पूर्व के बीच में चले तो इन 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला कौन सा है प्रारंभिक वैदिक काल, मतलब स्टार्टिंग को जो वैदिक काल हो जिसके अंदर के हो जो ऋग्वेद सिर्फ ऋग्वेद आधारित समाज हो, मतलब जिस टाइम एक ही वेद बने तो कौन सो ऋग्वेद जो स्थान बेरा सबसे प्राचीन वेद है वो ही वेद आए तो उसके बाद में कौन सा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो क्या बाकी का 3 वेद आगा श्याम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ब्राह्मणों के द्वारा अलग अलग उपनिषद वगैरह लिखा गया तो वह वेद आगा। तो यो तो था अपनो जो वैदिक काल उन 2 भागों में बांटे गए हैं। अब आप देखांगा कि भाई वो तो काल हो उस टाइम लोग कह रिया करता, तो ये अब मैं सुनाऊंगा थान कहानी, बस कहानी के रूप में थान सारी चीज़ें समझनी ही। तो समझ लो कि कोई एक जो देश है, सबसे पहले कोई भी देश रहेगो तो उसके अंदर लोग रिंगा वो थाने भी वे रहे। तो उस टाइम में वैदिक काल में जो लोग रिया करता उन्हें क्या कहा करता जन कहा करता। ठीक है, क्यों याद करना है वैदिक काल में जो लोग रिया करता उन्हें क्या कहा करता जन कहा करता। अब थान बेरो है जठे जनता है उठे कोई ना कोई एक बड़ो प्रमुख आदमी मिलेगो, जहाँ आज के टाइम में प्रधानमंत्री है अपने देश में, पहले राजा आया करता। तो वैदिक काल में वो आदमी इतना जो पावरफुल आदमी जो सब पर राज करतो उनके बोलिया करता राजन बोलिया करता। ठीक है, के बोलिया करता राजन बोलिया करता। अच्छे से याद कर लो, लोग रिया करता उन्हें जन बोलिया करता और जो राजा रिया करतो उनके बोलिया करता राजन बोलिया करता। अब लोग रहेंगा तो थान बेरो है उठे पंचायती भी होगी, उठे लोग समाज की सभा भी बनेगी। तो उस टाइम में 2 प्रकार की सभा बनया करती वैदिक काल में। कौन सी सभा, जिन पहले क्या बोलिया करता सभा और समिति। ठीक है, सभा क्या है करती, सभा के अंदर जो
जो राजन होया करतो, जो राजा होया करतो, उका जो सब समझ, जो मंत्री परिषद होगा या जो का सलाहकार होगा, बस सब बैठ के मतलब यहाँ समझ ले उ टाइम में कोई इतना बड़ा राजा तो है कौन करतो, जो गांव का या जो उ टाइम का जो समझदार आदमी बैठ के जो सभा कर लेता ना, 4 आदमी बैठ के समझदार, जो जय मान लियो थारे गांव में सरपंच का जो पंच ही वह बैठ के सभा कर ली, ग्राम सभा, भैया की एक सभा आया करती जिनके बोलिया करता सभा बोलिया करता। दूसरी क्या करती समिति, एक होती सभा जिम गांव का 4 प्रमुख आदमी बैठ के सभा कर ली, बाकी होगी सभा होगी। और दूसरी क्या होगी, सारो गांव ने बैठ के बता दी कि भाई अपना ना आप इस गांव में यो नयो काम कराना है, तो बाकी कहलाती उस टाइम में समिति कहलाया करती। ठीक है, तो यह है उठे उ टाइम में 2 प्रकार की सभाएं, मतलब सभाएं करती, एक तो सभा और समिति। या तो थी उ टाइम की भाई समाज के टाइप को, तो अब समाज के अंदर भी कई प्रकार का समाज हो, तो लोग के साबू रिया करता उन्हें के भाग में बांट रखो, तो अब उन्हें देखांगा तो क्या करता उ टाइम में समाज में जो समाज ने 4 भाग में बांट रखो तो। ठीक है, और समाज तो वो पितर को समाज तो मतलब पिता तो उसको ज्यादा महत्व होया करतो। ठीक है, घर में बाप की चला करती, सीधी बात। अब क्या करती, सबसे पहली चीज है एक अंदर के आती, जो गांव में जो सब पढ़ा लिखा आदमी होया करता, जो पढ़ाई जनक थोड़ो कखे कड़े को ज्ञान हो, किताबा को ज्ञान हो, हन्ने क्या कहा करता उस टाइम में पुजारी या ब्राह्मण कहा करता, उनने समाज में का लोग क्या बना दियो, ब्राह्मण बना दिया। ठीक है, अब क्यों गांव में भाई सारे लोग तो पढ़ कौन सकी, कुछ लोग था जो शरीर में अट्टा कट्टा का था, वह क्या करा करता गांव की रक्षा कर लेता, या कोई गाय होगी मवेशी होगी उनकी रक्षा कर लेता। ठीक है, तो उनने क्या बना दिया क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता योद्धा, जो कोई मतलब लड़ाई लड़ना चल जाता अं की चीज़ें, उनने क्या बना दिया क्षत्रिय बना दिया। अब देखो सब आदमी को शरीर भी बढ़िया को नहीं हुआ, दिमाग भी बढ़िया को नहीं हुआ, तो वह और कोई काम करेगा, तो जय मान लो कोई आदमी किसानी कर ली, कोई व्यापार करने लगा, अलग अलग कार्य करने लगा, तो वह क्या कहलाया, वैश्य कहलाया। उनको समाज को तीसरा प्रारूप के निकल के आयो, वैश्य या जने किसान या व्यापारी बोल सका। और चौथा आदमी जो कुछ ही करा करता, निठल्ला रिया करता या समाज की सेवा में काम कराया करता, उन्हें क्या कहलायो, शूद्र कहलाया भाई। तो यो तो 4 प्रकार को समाज याद कर लेना था। ब्राह्मण जो पढ़े लिखा था लोग था उन्हें ब्राह्मण कहलाया, जो लोग योद्धा या रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ने चल जाया करता वह क्षत्रिय कहलाया, जो व्यापारी वर्ग थो वो वैश्य कहलायो, और जो लोग समाज का कार्य करा करता वह क्या कहलाया, शूद्र कहलाया। तो यह समाज था वो 4 भाग में बांटे गए थे। अब क्या था वो टाइम में जो महिला थी ना, महिला की जो उत्तर वेद जो प्रारंभिक वैदिक काल थो, जो ऋग्वेदिक काल थो, उसके अंदर क्या तो जो महिला ही ना, वह आज का टाइम में जो अपन देखा ना भैया की व्यवस्था थी, महिला भी बैठ के समाज का जो सभा समिति है करती, मैं थाने बताई हूँ भाग ले सकती थी, वह बाहर ने जाके भी काम कर सकती थी, व्यापार भी कर सकती, मतलब महिला ने ज़्यादा छूट थी। ठीक है, पहले जो समाज थो ना उसका अंदर जो ये वर्ग बनाया गया था ये वंशागत कौन था। आज यहाँ जानता है कोई आदमी को जाति पाति या वर्ग चुन लियो जा, अहिया को नहीं करतो, पहले जो आदमी जया काम कराया करतो वो साबु ही उको के बनाया जाए तो वर्ग वो वर्ग में डाल देता। मान लो कोई आदमी कोई को पिताजी थो वो पढ़े लिखे तो, लेकिन बेटो कौन पढ़े, जरूरी थोड़ी है पढ़ना, वो भाई कोई युद्ध याद करने लगो तो उन आगे जाके क्षत्रिय बना दियो। लेकिन अब यह चीज़ क्या होगी, धीरे धीरे वंशानुगत बन गई, मतलब बाप अगर ब्राह्मण है तो बेटो भी ब्राह्मण बन तो चले गए। अब क्या थो तीसरी चीज के आर्थिक विशेषता है भाई, उस टाइम में लोग के कमाई कराया करता भाई, आया तो हाथ को नहीं उस टाइम में कोई लोग पायलट बन का, क्योंकि उस टाइम में तो कोई हेलीकॉप्टर ये सब चीज़ तो थी को नहीं, गाड़ी मोटर भी कौन थी ना, तो इतनी विकास भी को नहीं हो कि कोई आदमी कोई बैलगाड़ी चल ले। तो उस टाइम में मुख्य के काम होया करतो कृषि कराया करता, लोग खान पीन के लिए कृषि कर लेता या जानवर रख लेता तो पशुपालन कर लेता। तो ये 2 ही मुख्य व्यवसाय करता लोगों का, क्या तो कृषि पालन कर लेता या पशुपालन कर लेता। और थाने भी बेर है कृषि पालन करता तो कोई औजार पाती चाहती तो छोटा मोटा औजार वगैरह भी बिक जाया करता। उसका बाद में बात करा धार्मिक विशेषताएं। अब भाई लोग रहे हैं तो धर्म भी मानेगा, तो धर्म के प्रकार को है करतो उस टाइम में मूर्ति पूजा को नहीं करती। ठीक है, सिर्फ 4-5 प्रकार का भगवान माना जाया करता। अब क्या जी टाइम में लोगों का इतनी दिमाग की विकसित को नहीं होता, तो लोग जो आसा पासा जो चीज़ हुई ना अपने उस हिसाब देख के अपना भगवान बनाओ। जहाँ जी टाइम में क्योंकि वर्षा हो लगी, बारिश करने के लिए इंसान ने की भगवान को रूप बनाया, इंद्र भगवान को, मतलब आया को देवता जो वर्षा करावे। ठीक है, कदे बारिश ज़्यादा होगी कम होगी तो के लिए इंद्र भगवान की पूजा कर लेता। आदमी ने आग की हर टाइम जरूरत पड़ती, उस टाइम में आग की बहुत महत्व हुई। कोई मान लिया जहाँ कोई
शिकारी जो बड़ा बड़ा जानवर सब बचने के लिए आग को प्रयोग कराया करता, खानों पकाने के लिए आग को प्रयोग कराया करता। तो उस टाइम में आग बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए कि अग्नि भी भगवान होया करती। आज के टाइम में हाँ अग्नि ने इतना ज्यादा भगवान को रूप कौन दिया। उसका बाद में वरुण है, जो वरुण क्या है भाई वायु होगी, हन सब पानी होगा, हन सब ने भी भगवान को रूप दिया करता। मतलब प्राकृतिक चीज थी, उनने भगवान को रूप दिया, क्योंकि उन टाइम में उन चीजें कोई ज्यादा महत्व थो। ठीक, तो उसका बाद में बात करना एक चीज वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो वैदिक काल तो उन लोग क्या पर ज्यादा विश्वास करा करता, मूर्ति जो बलि देने पे, यज्ञ पे, बलि देने पे, और जो धार्मिक अनुष्ठान ही यज्ञकरण पर ज्यादा दिया करता। अब क्या कर, तो यज्ञ करांगा तो पुजारी की जरूरत पड़ेगी, पुजारी की जरूरत पड़ेगी तो अपन दान दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। अब दान दक्षिणा देनी पड़ेगी तो रुपया होगो तो आदमी को क्या होगो, वर्ग उच्च हो जाओगो। तो यही चीज हुई कि उस टाइम में पुजारी की ज्यादा वैल्यू होगी। क्यों वैल्यू होगी? क्योंकि भाई तीसरा दिन यज्ञ होया करता, और यज्ञ होता तो पिसाया करता, और जी आदमी का पिसा उसकी पूछ हो जावा। तो बात सब चीज उस टाइम में इस हिसाब उनको बढ़ते चले गए। आगे बढ़ा साहित्य व सांस्कृतिक विशेषताएं। तो भाई उस टाइम में साहित्य, अब थाने भी सारे दिन आदमी कमा को थोड़ा सो भजन भी करे, तो उस टाइम में के प्रकार को साहित्य चलिया करतो। तो आज मैंने थे सोचो कि उस टाइम में थाली नया फोन पर पढ़ लिया, कोई पीडीएफ में पढ़ा, कोई सिस्टम तो होगा नहीं। तो उस टाइम में लोग ना किताब बनी ही, ना कोई इंक पेन बनया, तो लोग क्या करया करता, मौखिक रूप चीज याद रखा करता। जय क्या कर, तो जो एक गांव को एक ब्राह्मण होगो, जो एक पढ़े लिखे आदमी को, वो 4 टाबरान बैठा के चीज बता दी, गांव का लोगन बता दी, बात चीज आपका अगली जनरेशन ने बता दी। यह चीज आगे बढ़ेड़ी ही, जो ये थारा ऋग्वेद ही ये पहले मौखिक रूप में होया करता, और फिर जाके उनको लिखित रूप दिए गए। तो उस टाइम में भजन है, मंत्र ही, ये सब की मोहड़ा ही मौखिक रूप में रेड़ा ही। अब क्यों है, जो धीरे धीरे जो धीरे धीरे है भूगोलिक विस्तार मतलब लोग बढ़ता चला गया, तो विस्तार भी होता चले गयो। पहले जो वैदिक काल तो वो सिर्फ पंजाब तक ही, तो उसका बाद में क्या हो, जो वैदिक काल में देखने भाई कि गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उठे तक भी बढ़ते चले गयो। तो यो थो अपनो पूरा वैदिक काल में समाज के हिसाब थी कि क्या विशेषताएं थी। मैंने उम्मीद है कि थानी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जहाँ की थे जानो हो बीए फर्स्ट ईयर को जो इतिहास को पेपर रख रहा है भारत का इतिहास, उसका सारा इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण पर्सन मैं अपना यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन पर करा रही हूँ। तो इको जो दूसरी यूनिट है वो पर्सन है महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाएं व उपदेश की समीक्षा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। यह सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन देखो ई यूनिट में क्या तो बौद्ध धर्म पर प्रश्न आवा या जैन धर्म पर प्रश्न आवा है। ठीक है, तो इस जो ये पर्सन है जो मैं थान कराऊंगा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कहानी का रूप में सारो पर्सन कराऊंगा, तो रटन की बिल्कुल भी जरूरत कौन पड़ेगी पर्सन है। तो थान क्या करना है, सबसे पहले चैनल ने सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ने लाइक कर देना है। तो जय कि अफा जाना हम महात्मा बुद्ध है, उनको बचपन को नाम के तो सिद्धार्थ या गौतम जन ने बोलिया करता। क्या बोलिया करता? सिद्धार्थ या गौतम बोलिया करता। तो जो देखो महात्मा बुद्ध है, जो सिद्धार्थ है, उनको पिताजी को नाम है, उनका पिताजी अब क्या था, जो शाक्य वंश होया करता उस टाइम में, उसका क्या एक राजा था। ठीक है, शाक्य वंश का राजा था। तो ये राजा था, ये भाई जब सिद्धार्थ है वो आपकी माँ का पेट में हो, तब वो ये राजा जाके पूछो कोई संत ने कि भाई जो भी बच्चों होगा ना वो उसकी क्या भविष्य होगो। तो वो संत बताई कि ये तारा जो भी बच्चा होगा वो एक लड़का का रूप में उसका है, और वो के तो बहुत बड़ो महान संत बनेगो या फिर एक बहुत बड़ो राजा बनेगो। अब क्यों है भाई राजा चिंतित हो जाए कि अगर बहुत बड़ा राजा बनेगो तो बहुत बढ़िया बात है कुल के लिए, लेकिन संत बन जाओ तो समस्या हो जाएगी। तो लेकिन महात्मा बुद्ध है, उनको जन्म हो जावा है कठे 563वीं ईस्वी में। था डेट याद रखनी है, कद है 563वीं ईस्वी के अंदर जो लुम्बिनी नामक जगह है नेपाल में, उठे हनको जन्म हो जावा है। और इनका पिताजी हैं हर संभव प्रयास करी कि भाई कहीं भी करके जो महात्मा बुद्ध है वो संत नहीं बने बल्कि एक बहुत महान राजा बने। ठीक है, तो इसके लिए क्या करी अपनों बाकी को जो सिद्धार्थ है या फिर जो महात्मा बुद्ध है उनको जो जीवन है बाकी को कठे बीता है, कपिल वस्तु के अंदर उनको जीवन बीता है। और उनकी शादी किसे करा दी जा, यशोधरा नामक एक युवती है, उनसे उनकी शादी करा दी जा, या उनको जीवन एकदम बढ़िया चाल तो रहे। जो उनको पिताजी है वो क्या चाहा है कि भाई जो महात्मा बुद्ध है वो महल के अंदर ही रहे,
महलों बाहर की दुनिया बिल्कुल ही नहीं देखा है। अगर वो बाहर की दुनिया ही नहीं देखोगो तो उन संत महात्मा का बारे में बेरे कौन पटको, तपस्या बारे में बेरे कौन पटको, तो अगर पता नहीं चलोगो तो वो करनो गए शुरू करोगो। लेकिन एक बार क्या हुआ है, जो महात्मा बुद्ध है वो सिद्धार्थ है या जब तक वो महात्मा बुद्ध कौन बने वह शिकायत करें कि भाई मैंने तो बाहर की दुनिया जाके देखनी है कि महल से बाहर की दुनिया में भी क्या हो रहा है। तो जो राजा है इको पिताजी है सुदोधन सिद्धार्थ को वो क्या करेगो, एक भाई जठी जठी की सिद्धार्थ को रथ गुजरेगो उठे आसपास अपना जो राजा ही उन बहुत तगड़ी व्यवस्था कर दी कि भाई लोग ना हंस रहे हैं, खुशी में ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन उठे के वहीं जो महात्मा बुद्ध है जो सिद्धार्थ था उन्हें 4 लोग मिले हैं बीच में, ठीक है। 4 लोग कौन मिले हैं, सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने एक व्यक्ति मिलेगो जो जिसका कोड हो रहे होगो। कोड मतलब एक प्रकार की पहले बीमारी होया करती जिम कोड कोई भी व्यक्ति का विशेष प्रकार की बीमारी दिखा। तो ये चीज़ ने आश्चर्यचकित होके जो सिद्धार्थ है वो आपका सैनिक है उन पूछूंगा कि भाई ये व्यक्ति का क्यों हो रहा है, तो वो सैनिक बताओगो कि यह राजा या एक प्रकार की बीमारी हुआ है इंसान के अंदर या हर व्यक्ति ने कद भी उसका है, तो इस चीज़ से उसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगो। फिर थोड़ी दूर आगे जागो सिद्धार्थ को रथ, तो आगे जाके उन्हें एक व्यक्ति कौन मिलेगो जो बूढ़ो आदमी मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगो। तो वो पूछो कि भाई यो व्यक्ति कौन है, तो वो बताई जाएगी कि हर इंसान के जीवन में यह अवस्था हुआ है जब इंसान को शरीर है ना वो हर काम करने के लिए इतना शक्तिशाली कौन है जितना आज है। फिर एक व्यक्ति और थोड़ा सा आगे जागो उनको रथ, तो उन्हें एक मर्त व्यक्ति मिलेगो एक जो अर्थी मतलब जो शव यात्रा निकलती रहेगी। तो वो पूछोगो सिद्धार्थ की भाई या कौन है, तो वो कहो कि या एक प्रकार की मतलब ये व्यक्ति हर व्यक्ति ने इस संसार में छोड़ के एक दिन जानो है। तो यह चीज़ देख के सिद्धार्थ एकदम व्यतीत हो जाए कि अपना नहीं इस दुनिया में आपा जो जीवन जी रहा यो नश्वर है, मतलब थोड़ा ही दिन को अपना भी दुनिया छोड़ के जानी है। वो देखा है कि शव यात्रा निकलता देखा है कि हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन अचानक से उसका सामने किया उन्हें अचानक से एक तपस्वी देखोगो फटा पुराना कपड़ा पहन रखा होगा लेकिन उसका चेहरा पे एक अजीब प्रकार को तेज और खुशी दिखेगी। तो पूछोगे भाई यो व्यक्ति कौन है, तो उन्हें जो सैनिक है वो बताओ कि यो तो साधु संत आदमी है भाई तपस्या करे है। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और वो सोचा है कि आपा भी आगे जाके तपस्या कराना। फिर क्या है, जो महात्मा बुद्ध है वो 29 साल की उम्र में वो चीज जो घटना हुई कि जीवन में उनसे प्रभावित होके 29 साल की उम्र में अपना महल छोड़ दिया है। और जो महल त्याग है इस चीज ने क्या कही जाए महाभिन इस प्रक्रिया क्या कही जाए महानिर्विकृष्णम, ठीक है। घर त्याग करने का बाद में क्या है कि भाई घर छोड़ के चले जाए उसको पिताजी बहुत परेशान हो खोजने की कोशिश करे लेकिन वो साफ साफ मना कर दे कि भाई मैं तो तपस्या करूँगा। उसके बाद में महात्मा बुद्ध है वो बहुत कठिन मतलब तपस्या करा है और आखिर में बोध गया नामक जगह है जो बिहार के अंदर बोध गया है उसके अंदर वट वृक्ष के अंदर पीपल को पेड़ होकर नीचे बैठ के उन्हें पूर्णिमा का दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उस दिन ने क्या कहा जाओ है बोद्धि के नाम से जाने जाओ है। यह भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह सब जो जो घर त्याग कर है इन्हें के कहो जाए ये चीज़ें थाना हाईलाइट करके लिखनी है। जब ज्ञान प्राप्त हुई तो उनके कहो जाए हर सब चीज़ें थाना हाईलाइट करके लिखनी है ताकि ज़्यादा नंबर मिलेगा था। फिर क्या होगा वो आगे जाके भाई अपनों जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति भी जाए फिर सारनाथ में वो अपना पहला उपदेश देगो महात्मा बुद्ध। तो उनके कहे जाए धर्म चक्र परिवर्तन मत, ठीक है। या मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इन्हें थाना हाईलाइट करके लिखनी है। उसका बाद में क्या है महात्मा बुद्ध को जो मृत्यु ने प्राप्त हो जाए 1483 ईस्वी के अंदर कुंसी नगर नामक जगह है जठे उनकी मृत्यु जाए और इनके कहा जाए महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु है तब उनका अंतिम जो शब्द है वह ये रही कि भाई खुद का मार्ग खुद का साथी थे खुद बनो अपनी ज्ञान की प्राप्ति खुद का द्वारा करो। तो यह उनका कुछ आखिरी शब्द था। अब महात्मा बुद्ध है उनका द्वारा कुछ शिक्षा दी गई कि अपने जीवन में दुख को के कारण हुआ है। हण के द्वारा महात्मा बुद्ध के द्वारा कोई बहुत बड़ी पाखंडवाद की बात कौन क्योंकि हर चीज़ ने बहुत ही सरल तरीका में बतायो। तो ये बतायो कि जीवन का 4 सत्य ही के सत्य है। सबसे पहला सत्य है कि हर व्यक्ति को जीवन है वो दुख से भरे हुए है। संसार में थे इकट्ठे भी चल जाओ कोई भी व्यक्ति से मिल जाओ चाहे गरीब हो अमीर हो चाहे कन कुछ भी हो हर व्यक्ति इस जीवन में दुखी है, ठीक है।
उसका बाद में बताया कि चल दुखी तो है लेकिन क्यों है, तो उस दुख को कारण क्या है, तृष्णा या इच्छा। तृष्णा और इच्छा क्यों है, जय मान लो सोच लो कि कोई भी व्यक्ति है जिका पास में एक अगर साइकिल है, तो वो साइकिल है उस चीज़ से खुश ना हो के कोई उसका पास में कोई पास अलग पास कोई कार है तो उन्हें देख के दुखी है कि भाई मैंने तो कार लेनी है, इस चीज़ से दुखी है। जिसके पास कार है उन्हें और आगे जीवन में बढ़िया कार लेनी, इस चीज़ से दुखी है। कोई इंसान ने बढ़िया घर को नहीं मिल रही, इस चीज़ से दुखी है। कोई के पास बेचारा के पास घर ही को नहीं, कोई के पास घर है उन बड़ो घर लेना, इस चीज़ से दुखी है। तो हर व्यक्ति जो इंसान इस दुनिया में दुखी है वो आपकी का कारण दुखी है, इच्छा का कारण। उन अलग अलग प्रकार की इच्छाएं इसका कारण वो क्या है, दुखी है, जिन तृष्णा भी कहा जावा है। अब भाई ऐ बता दी कि इंसान दुखी है क्यों है, वो इच्छा का कारण है। अब वो जो इच्छाएं उन्हें क्या साबुत अब उनसे क्या करना चाहिए बचने के लिए, तो हमने क्या करना चाहिए, निरोध। मतलब जो अपनी इच्छा हुई उनसे अपना बचना चाहिए। मतलब इंसान ने अपना जो शरीर अपना जो जीवन है वो बहुत एकदम सिंपल तरीका से जीना चाहिए। जितना पाखंडवाद में पड़ोगा उतना ही ज़्यादा दुखी जीवन हो तो थारो चले जाओ। अब उन्होंने बता दिया कि भाई निरोध करना चाहिए। अब बच्चा कहाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि मनुष्य ये जीवन मोह माया माँ के फंस जाए, तो ये बच्चा कहाँ वो दुख से वो तृष्णा से इच्छा से, तो इसके लिए उब्बा एक मार्ग दियो। वो मार्ग ने क्या कहा जाए है, सष्टांगिक मार्ग। ठीक है, बुद्ध धर्म के अंदर जो मोक्ष प्राप्ति करने को तरीका है वो कौन सा मार्ग का द्वारा बताया गया है, सष्टांगिक मार्ग का द्वारा बताया गया है। अब मैं थान बताऊंगा कि सष्टांगिक मार्ग क्यों है। तो सष्टांगिक मार्ग है इसका 3 प्रकार का पहलू ही। सबसे पहले क्या है, बुद्धि। मतलब कोई भी इंसान ने अपने जीवन में दुख से बचना है तो उन सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने मन में हमेशा सही और पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। जैसे सोच लो काल थारो पेपर है तो थे पहले ये सोच लोगा कि मेरा अच्छा नंबर को नहीं आएगा, मैं तो पास ही को नहीं, उसको मैं तो पढ़ाई भी कौन करी। कुछ लोग मतलब नेगेटिव प्रकार का विचार लोगे तो दुख थारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाओगे। लेकिन चाहे बशर्ते थे थोड़ा कम पढ़े हो लेकिन थारे अंदर पॉजिटिव विचार है कि भाई मैं बहुत अच्छे से पेपर लिख के आऊँगा, मैं मोहित सर की क्लास नहीं तो मैं पक्की बातों पास हो जाऊँगा। तो ये इससे क्या होगा, थारे जीवन में क्योंकि थोड़ा सुख की प्राप्ति होगी। तो इंसान ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, सही विचार जरूर रखना चाहिए अपने जीवन के अंदर। दूसरी चीज क्या है, नैतिक आचरण। मतलब जिन सील भी बोले जा है, इंसान ने अपने जीवन में सही वाणी को प्रयोग करना चाहिए। अब ते बात बात पर गुस्सा होगा, कोई आता जाता आदमी से गलत व्यवहार करोगा, गुस्सा से बोलोगा तो सीधी बात है हर जीवन में धीरे धीरे कष्ट अपना आप ही आता चले जाएगा। कोई चालता आदमी को थप्पड़ मार देगा तो सामो भी थप्पड़ लागोगो। तो इस चीज से क्या इंसान ने सही कार्य करना चाहिए और सही जीवन चाहिए। अनुशासित जीवन जीना चाहिए। अनुशासित कोई आदमी जीवन जियोगो तो को सही बात है जीवन भी बढ़िया चलोगो। तो अगला पॉइंट क्या बतायो कि हर व्यक्ति ने अपनो नैतिक आचरण के रूप में अच्छा आचरण जीना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बतायो, अनुशासित जीवन। अब भाई अच्छो आचरण जीनो इतना आसान को नहीं हो आज के समय में। तो कई चीज के इंसान ने समय समय पर सही ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, यज्ञ तपस्या। इससे क्या इंसान को शरीर के अंदर सहनशीलता पैदा हो। सुबह उठ के थे 2 मिनट ध्यान लगाओ तो सारे दिमाग के अंदर अलग प्रकार की शांति मिलेगी। तो इससे क्या तार दिमाग कंसंट्रेट करोगे और आचरण और व्यवहार धीरे धीरे अपना आप सही होते चले जाओगे। तो यह था सष्टांगिक मार्ग का 3 चीज। पहली चीज सही विचार रखो, सही आचरण रखो और अनुशासित जीवन रखो। यह थाने भी जीवन में उतारना चाहिए। फिर उनका द्वारा और अन्य प्रकार की क्या शिक्षा दी गई। पहली शिक्षा क्या थी, अहिंसा। मतलब कोई भी व्यक्ति है उन अपने जीवन में आके हिंसा से बचना चाहिए। सब इस दुनिया में कोई भी, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बाकी है जिसके अंदर हर वस्तु के अंदर जान है। तो अपने अंदर जहाँ अपने चोट लगे तो अपना भी दुख और दर्द हो है ना, यहाँ सामला के भी हो है। यहाँ अपना के हर व्यक्ति के प्रति दया को भाव रखना चाहिए और अहिंसा को पालन करना चाहिए। अगलो पॉइंट क्या बताओ, अस्थायित्व। मतलब आप ये दुनिया में कोई भी चीज़ देख लो नश्वर है, नष्ट है। आज जो भी चीज़ थारे पास है आज नहीं कल बात चीज़ें थारों छूट जाओगी। क्योंकि ये दुनिया में कोई भी चीज़ अब स्थायी नहीं है, नश्वर है, नष्ट होने वाली है। इसके लिए कोई भी चीज़ अगर थार से छूट जाए तो ज़्यादा दुख और शोक में नहीं चलो जाना है। अगला पॉइंट क्या है, आत्मा। मतलब इस दुनिया में आत्मा जय की चीज़ का देवी कौन मानी महात्मा बुद्ध, वो मानियो कि जीवन एक ही मिला आदमी ने और उन अच्छे से जी लेना चाहिए। दूसरों क्या है, कर्म व पुण्य जन्म। जो महात्मा बुद्ध है वह क्या पर ज्यादा जोर दियो कि कर्म पे। कोई व्यक्ति का अगर बढ़िया कर्म होगा तो वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जीवोगो।
और आखिरी पॉइंट के बताया भाई निर्वाण, मतलब हर इंसान को अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति को, मतलब अच्छे से जीवन जी के अपने जीवन को उद्धार कर लेनो या मोक्ष की प्राप्ति कर लेनो ही क्या कहलावा है, निर्माण कहलावा है, ताकि ये जीवन मरण को जो चक्कर है इंसान को उससे मुक्ति मिल जाए। तो ये था महात्मा बुद्ध का जो प्रमुख शिक्षाएं। अपना जीवन में हर व्यक्ति ने एक सुखी जीवन जीने की तरीकों बतायो। उनको जन्म वो टाइम हो जब सारी दुनिया के अंदर पाखंडवाद फैल चुके थे, हर व्यक्ति परेशानी से गुजर रहे थे, उसमें महात्मा बुद्ध आया और एक दुनिया ने एक अलग प्रकार को उजालो दियो। तो मुझे उम्मीद है कि थाने अगर थे पूरा वीडियो देख रहे हो अब तक तो थाने पसंद आएगा। चैनल ने जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ने लाइक कर दीजिए, पास में थारा ज्वाइन बटन है वो भी दबा दियो। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जहाँ कि थे जानो हो बीए फर्स्ट ईयर या फिर अन्य कोई विश्वविद्यालय में जो कोई ईयर है उसका अंदर भारत को इतिहास को जो पेपर हुआ है उसका अंदर जो यूनिट नंबर 3 मिला है या सेकंड के अंदर का यूनिट नंबर अशोक के दम की विशेषताएं तथा उसके प्रचार प्रसार के उपायों का वर्णन कीजिए। मतलब अशोक के द्वारा जो धर्म की नैतिकता को जो नियम अपनाए हो उसकी क्या विशेषता रही, तो एक ऊपर बताना है। यो पर्सन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो पर्सन है। मैं थाने पर्सन इतना बढ़िया तरीका करूँगा कि थाने और कठिन पढ़ने की जरूरत कौन पड़ेगी, उरा को रही याद हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसलिए थान की करना पहले तो वीडियो पूरा देखना है। थारा माता बालक तो उरे यार जाई वीडियो पूरा कौन देखी, ठीक है। दूसरी गलती क्या करी, चैनल सब्सक्राइब कौन करी, और तीसरी गलती वीडियो लाइक कौन करी। अगर ये थे तीनों काम कर देगा तो मैं क्या कहूँ थे इतना ज़्यादा परसेंटेज आएगा थार घर का विश्वास कौन करेंगे थार पे। तो चलो शुरू करा है वीडियो ने। तो देखो क्यों है, मैं थान सबसे पहले बताऊँ धम्म वास्तविकता ओवे की है, लेकिन इससे पहले आप अशोक के बारे में जाना। तो देखो जो अशोक सम्राट है यो मौर्य साम्राज्य को सम्राट रिया थाने भी बेरो है क्यों ही इको साम्राज्य को काल देखा कच्चा शुरू होके 273 से शुरू होके 232 ईस्वा पूर्व तक रियडो है। ओवे के है जो अशोक है, अशोक सम्राट है, यो बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक होया करतो। स्टार्टिंग के अंदर यो अपना 100 भाया ने मार के राजगद्दी पर बैठे हो, ठीक है। 2 टाइम पर मांस मदिरा भोग विलासिता एकदम लिप्त हो रहे हो। और भाई मौर्य साम्राज्य जी टाइम में अशोक बैठे हो गद्दी पर, उस टाइम में बहुत ज़्यादा मौर्य साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहे हो। तो उत्तर भारत में खास करके गंधार तक उठिन जा रहे हो, साउथ में भी पूरा लगभग फैल रहे हो। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। आई कब कमी के थी कन्ने एक राज्य है कर तो सब कठे राजपाट थो मौर्य को, लेकिन इनका पास में एक कलिंग नामक जगह है करती। कलिंग आज के टाइम में उड़ीसा है ना, उठे एक छोटो सा राज्य हो कलिंग को। जो अशोक सम्राट है वो कलिंग का राजा जाके बोलो सब देख बात है तू मेरा अधिपत्य स्वीकार कर ले। कलिंग को राजा बोलो ना 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 मैं कौन करूँ। तो जो अशोक सम्राट ना आए गुस्सो कर दी चढ़ाई युद्ध की शुरुआत। कलिंग को युद्ध शुरू हुआ है 262 भी देखने मिल जाए और था 263 भी कई जगह देखने मिल जाए, लेकिन एनसीईआरटी में 263 ईस्वी पूर्व दे रखो है। युद्ध होगो कहें कि वो युद्ध में इतना रक्तपात हुआ क्योंकि कलिंग है, कलिंग का जो लोग आया करता वह भी अपने वह क्या है कि जो मगध साम्राज्य हो इसका अंदर शामिल कोई नहीं होना चाहा था। तो वह भी बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़े हैं और इसके अंदर वो टाइम में कहें 1 लाख लोगों की मृत्यु जाओ, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर रक्तपात वो है। तो यह चीज़ देख के एक दिन अशोक सम्राट है वो अपना घोड़ा पर निकले और देखा कि बहुत ज़्यादा खून बह रहे हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, उनकी मृत्यु ने वो सामो देखा है। तो को हृदय प्रवृत्त हो जाए कि भाई ये रक्तपात में, ये लड़ाई में, ये जो काम कर्म कर रहे हैं इससे कोई की भलाई को नहीं उसका। तो उस दिन वो प्रण लिया है, अपनी जो तलवार जमीन में गाड़ दिया, तलवार ने त्याग करके वो धर्म ने अपना लिया है। जो मौर्य साम्राज्य का जो पहले का शासक है वह सारा जैन धर्म का था, लेकिन यो कौन सा धर्म अपना है, बौद्ध धर्म को अपनावा है और उसको प्रचार प्रसार कराए। एक कारण यो था, लेकिन चुपकसी था, एक कारण और बता दी कोई ने बताया मत ना। बात यह भी थी इतनो बड़ो साम्राज्य रियो जब यो कलिंग ने जीत लियो तो इसका पास इतनो बड़ो साम्राज्य होगो तो अगर यो ओजू युद्ध करतो और कोई के साथ तो क्या जातो कलिंग साम्राज्य संभलतो को नहीं, मतलब मगध साम्राज्य वो संभलतो को नहीं। इसलिए भी यो क्या कर दियो, त्याग कर दियो तो युद्ध को। तो यह तो तन बेरो पाट्यो पर कलिंग की लड़ाई के बारे में।
अब उस चीज ने जो धर्म को प्रचार प्रसार करियो, बौद्ध धर्म को अपने जीवन में अपनायो, वही चीज ने क्या कहलाया जावे, धम्म कहलावा है भाई चीज। ठीक है, तो धम्म कोई भी प्रकार को कोई सांप्रदायिक धर्म को नहीं, बल्कि वो एक प्रकार को नैतिकता को सिद्धांत है। नैतिकता को सिद्धांत मतलब हर व्यक्ति की जीवन में भलाई हुए, मानवता आगे बढ़े, बात चीज। अब ये चीज का कुछ नियम होया करता, क्या नियम होया करता कि हर व्यक्ति ने अपने दूसरा लोगों का प्रति करुणा, करुणा मतलब दया भाव रखनी चाहिए और अहिंसा को भाव रखनी चाहिए। ऐ को नहीं कोई आदमी ने मार दियो, कोई जानवर ने मार दियो, सिर्फ इंसानों का प्रति नहीं, जानवरों का प्रति भी इंसान ने क्या रखनी चाहिए, करुणा व दया भाव रखनी चाहिए। तो देखो कि ये वीडियो थाने भी रखनी चाहिए। दूसरी क्या चीज़ है, अपना बुजुर्ग हो गया, माता पिता होगा, शिक्षक होगा, हर सबको क्या है अपना सम्मान करना चाहिए, मतलब अपने सब बड़ा लोग उनको सम्मान करना चाहिए। दूसरी के धार्मिक सहिष्णुता रखनी चाहिए। अब धार्मिक सहिष्णुता क्यों है, कोई भी धर्म है, हर जितना भी दुनिया में धर्म ही, हर सबको के मुख्य उद्देश्य है कि मानवता ने बढ़ावा दो, सारा एक जगह मिलजुल के भाईचारा के साथ रहो। तो धार्मिक सहिष्णुता भी यही चीज़ है कि अगर थे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म ना मानने वालो, तो थे मुस्लिम धर्म का लोगों का धर्म को भी सम्मान करो, पारसी लोगों को भी सम्मान करो, ईसाई लोगों को भी सम्मान करो। और मुस्लिम धर्म ने जो मानने वाला ही या ईसाई और पादी जो भी मानने वाला है, वह एक दूसरे का सारा धर्म को क्या करो, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सारा धर्म को मुख्य लक्ष्य क्या है, मानवता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट क्या है, पशुओं और मनुष्य के प्रति दया, मतलब हर व्यक्ति ने जो सिर्फ मनुष्य के प्रति दया भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि पशुओं के प्रति भी क्या रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। अगला पॉइंट है सत्यता और विचार की शुद्धता, हर व्यक्ति ने अपना जो विचार ही उन सत्यता रखनी चाहिए। ठीक है, और वैचारिक शुद्धता भी होनी चाहिए हर व्यक्ति के पास, कि भाई आया को नहीं थारे अंदर की थे कोई भी इंसान को बुरो चाहो, अपने अंदर जो ईर्ष्या भाव रखो, यह नहीं, विचारिका की शुद्धता भी रखनी चाहिए। साथ के साथ उन्होंने क्या बताया कि अंधविश्वास और जो धार्मिक अनुष्ठान ही, मतलब मूर्ति मतलब जो यज्ञ वगैरह बलिदान वगैरह होगा, बलि देनो, हम सबको क्या करो तो प्रखर विरोध करो तो ये सब चीज़ थी जो दम के अंदर हुए हैं। दम एक मानवता का प्रति कोई धर्म है, एक तरीका है मान लो थी। अब के जो अशोक है वो दम की यात्रा शुरू तो कर दी, लेकिन उसके अंदर वो के बदलाव कराया। सबसे पहले क्या है, बात है कि कोई भी व्यक्ति ने जो शुरुआत करना है कोई भी चीज़ की, तो सबसे पहले क्यों शुरुआत करनी पड़े, खुद शुरुआत करनी पड़े। तो अशोक है वो सबसे पहले अपने धर्म दो धर्म है नियम है की यात्रा की शुरुआत खुद ही करी। वो क्या करो, जो युद्ध है वगैरह है उनको त्याग कर दियो, साथ के साथ जो शिकार करना होगो, मांस मदिरा होगी, भोग विलासता होगी, हर सब ने त्याग कर दियो, और नैतिकता व जो मानवता है उसको बढ़ाओ दियो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सभी धर्मों का समावेश, मतलब जितना भी धर्म होया करता वो सारा धर्म धीरे धीरे मानो अपना लागो, उनकी जो बढ़िया बढ़िया चीज है ना बस सारी अपनानी शुरू कर दी। ठीक है, ताकि सारा लोग ही वह हंसी खुशी से रह सकें। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, धर्म के प्रचार के लिए उपाय। तो भाई अब क्या वो हर वो टाइम अपनी ना इंस्टाग्राम तो होया कौन करतो, ना यूट्यूब होया करतो, तो वो टाइम में ये सब चीज़ तो थी को नहीं, तो लोगन धर्म को प्रचार कहीं हुआ है। तो इसके लिए वो टाइम में क्या बनाया करता, शिलालेख, बड़ा बड़ा जो पत्थर होया करता उन पर लिख दिया करता, या कोई बड़ी मूर्ति बना दी उन पर लिख लिया करता। तो जो अशोक है वो क्या करो, प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि और खरोटी जय की लिपि को प्रयोग करके, मतलब आम चाल की भाषा, चाहे मारवाड़ी मान लो, इंग्लिश मान लो, कोई आदमी हिंदी, आया कि आपकी जो आम भाषा ही उनके अंदर क्या है, जो धर्म का जो नियम हुई ही। ठीक है, धर्म का जो नियम था, संदेश था, जहाँ नैतिक व्यवहार रखना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता रखनी चाहिए, और अपना जो कर्तव्य वन सबको पालन करना चाहिए, अया का नियम क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, जहाँ थे कौन दिखो के कोई सरकारी विद्यालय हुआ उन पर लिखा रहे, जैसे स्कूल में जाया करता वह नियम रखा करता कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अया की चीज़ लिख दी उनको पर। आगलो क्या करो पॉइंट, धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अबे धम्म महापात्र क्या था भाई, कोई मंदिर बना दियो तुम पुजारी भी तो चाहिए रखने के लिए, कोई स्कूल खोल दी तो मास्टर भी चाहिए, भाई बात है। अं क्या करो, नैतिकता को धर्म तो अपनायो, लेकिन साथ के साथ उनका भाई उन जो धर्म को जो नीति है उन पालन कराने के लिए एक अधिकारी को भी नियुक्ति करी, उनको क्या नाम था, धम्म महापात्र। ठीक है, इको काम के होया कर, तो जो दम है जो को धर्म है उसको संदेश फैलानो, न्याय करनी और उसको कल्याण, मतलब जो कोई व्यक्ति साथ अन्याय और उसके लिए न्याय कर देनो, तथा अधिकारी की कोई जो उठे जो
मगध साम्राज्य है उनको ये अधिकारी हैं, बस जनता लूट तो नहीं रही, क्रूर शासन तो नहीं चल रहे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तथा पड़ोसी का जो राज्य है करता उठे जाके धर्म को प्रचार प्रसार करना। साथ के साथ क्या करी थी, जो अशोक है उसका द्वारा कुछ भैया तात को नहीं सिर्फ धर्म को प्रचार करें काम चला है, काम भी करना पड़े। तो के काम करो, सड़का को निर्माण करायो, धार्मिक जो विश्राम गृह हैं कुआं को निर्माण करायो, पशु पक्षियों के लिए क्या है या मनुष्य के लिए अस्पतालों को निर्माण करायो। साथ के साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यो जो जरूर से था लिखना हर हाल में, जो अशोक है वो धर्म या जो बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपना विदेशी मिशन भेजा था, जिसके अंदर उन्हें अपनी बेटी संघमित्रा और बेटा महिंद्रा है इनके श्रीलंका भेजी और एशिया का अलग अलग जो देश ही उठे जाके भेजा। जने थे देखो चीन हो गो, थाईलैंड हो गो या वियतनाम हो गो, उठे बौद्ध धर्म अपने जो हिंदू जो भारत है उठे से भी ज़्यादा है। यो की देन दियड़ी है या देन सारी अशोक की दियड़ी है। यो क्या करो धीरे धीरे अपना दूसरा देश हम बौद्ध धर्म उन्हें फैलाए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थान जरूर से याद कर लेना है। अब इस चीज़ को निष्कर्ष क्या है कि अशोक है बौद्ध धर्म का माध्यम से नैतिक दर्शन थो, जिम के है मानवता की बात करी गई, शांतिपूर्ण इंसान कह रहना चाहिए, उपदेशा की बात करी, वह कल्याणकारी नीतियाँ की बात करी गई थी। तो यो तो थो अशोक धर्म के ऊपर पर्सन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर हाल में थानी पर्सन ने याद करके जानो है। और थान अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो ने जरूर से लाइक कर देना है, धन्यवाद। और अपने दोस्तों शेयर भी कर देना है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो बीए फर्स्ट ईयर या फिर आप अन्य कोई जो ईयर होगा उसके अंदर भारत का इतिहास का जो पेपर होता है उसमें से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पर्सन करा रहा हूँ। उसका जो पर्सन होता है यूनिट नंबर 3 का गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको आपकी जब भी एग्जाम होगी तो आपके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ उस एग्जाम में ये पर्सन आपको देखने को जरूर मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये पर्सन इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये पर्सन बच्चों को बहुत परेशान करता है, याद को नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर बहुत से टेक्निकल पॉइंट है तो याद नहीं होते हैं। तो मैं आपको इसको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, कुछ आपको लाइन से मतलब पॉइंट वाइज बताऊंगा। तो मैं इतना आपको शॉर्ट एंड स्वीट करने वाला हूँ ये कि आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो आपको इस क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल में सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो ने लाइक कर देना है और अपने दोस्तों जरूर से शेयर करना है। सबसे पहले आप गुप्त वंश की बात करा तो देखो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो 320वीं ईस्वी से शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत मानी जाए है गुप्त वंश की वो किसके द्वारा मानी जाए, श्री गुप्त के द्वारा। जो श्री गुप्त राजा है वो क्या करी, गुप्त वंश की स्थापना करी। लेकिन जो इको वास्तविक संस्थापक माने जाए वो किन माने जाए, चंद्रगुप्त ने माने जाए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ये बात ने याद रखनी है। किन माने जाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने वास्तविक संस्थापक माने जाए। अब यो क्या करे है भाई, यो टाइम में जी टाइम में गुप्त वंश थोड़ा छोटो है करतो, जब लिच्छवी वंश है करतो उकी राजकुमारी थी कौन, कुमारी देवी, उसके साथ शादी कर लिया है। ताकि क्यों है, जब भाई दो बड़ा राज्य मिलके अपना वैवाहिक संबंध बना ली तो इससे क्या हुआ कि दोनों राज्यों को फायदा हो जावा है। भाई आपस में लड़ाई को नहीं हुआ है, दूसरा वैवाहिक संबंध हो जाए तो दोनों आपस में लड़ाई भी कौन सी कर सके और राज्य को विस्तार होना शुरू हो जावा है। उसका बाद में हनको जो गुप्त को सबसे बड़ो राजा है वो कौन आवा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अलग अलग प्रकार की लड़ाई लड़े है और समुद्रगुप्त भारत में हर जो जितनी भी लड़ाई लड़ी वो सारी लड़ाई जीती। एक रेन क्या कहा जा है, भारत को नेपोलियन भी कहा जावा समुद्रगुप्त ने। और इसने भारत के 1 राज किया इसने, सिर्फ इस राजा ने। अखंड भारत की निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करी जाती है। ठीक है, उसका बाद में जो अगला राजा कौन आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला राजा कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिनकी का नाम जाना जाए विक्रमादित्य का नाम से भी जाना जाए। तो ये इनका कुछ प्रमुख राजा होया, श्रीगुप्त की स्थापना करी, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये प्रथम, ये कुछ प्रमुख चंद्रगुप्त में गुप्त साम्राज्य का प्रमुख क्या था, राजा था। अब स्वर्णिम काल कोई भी चीज को जो कोई भी भाई मान ले राज्य वह है, कोई भी राजा का द्वारा राज्य को निर्माण करे जब वो स्वर्णिम काल अयेक उनको जा हर चीज को विकास होना चाहिए। अयेक होने की जमीन तो पूरा देश पर राज कर ले लेकिन प्रजा दुखी हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक वाली ना 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 ना,
हर क्षेत्र को विकास होना चाहिए, प्रजा खुश होनी चाहिए। जदयू काल ने क्या कहो जा, श्रवणीय काल कहो जाओ है। तो हण का टाइम पर क्या हो, साहित्य को भी विकास हो, विज्ञान को भी विकास हो, ठीक है, कला को भी विकास हो, वास्तुकला को भी विकास हो, हर क्षेत्र के अंदर हण को विकास हो। इसलिए ही भारतीय इतिहास को श्रवणीय काल कहो जाओ है चीज ने, ठीक है। तो ये तो थी स्टोरी टाइप में। अब मैं थाने एक एक करके पॉइंट करके भी सुनाऊंगा। पहला पॉइंट क्या, तो राजनीतिक स्थिरता एवं मजबूत प्रशासन। सबसे जरूरी चीज क्या है, कोई भी राज्य ने चलाने के लिए थाने भी बेरे है, जो राजा है ना, राजा वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा राजा है वो भी मजबूत होना चाहिए, ताकि क्या है, जो दूसरा राजा है वह दूसरा राज्य का राजा है वह जल्दी से आक्रमण करी, और जो प्रजा है वह भी प्रशासन है वो भी अच्छे से हो। तो इम क्या है, गुप्ता के साथ यही चीज बढ़िया रही। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आयो, वो भी बहुत कुशल शासक हो। फिर समुद्रगुप्त आयो, वो और भी जोर को हो, वो तो सब मतलब जितना भी लड़ाई लड़ी सब की सब जीती। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आयो, जो एक साम्राज्य ने और आगे बढ़ायो। तो ये चीजों के जो राजा था ये के कि मजबूत शासन प्रणाली बनाई, ठीक है। हमको केंद्र मजबूत हो तो के प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत हुई, और कानूनी व्यवस्था भी धीरे धीरे बढ़िया होती चली गई। और इससे क्या जो सारो राज्य है वो शांतिपूर्ण तरीका से शासन चल लो, और शांतिपूर्ण तरीकों कोई काम हो तो थाने भी व्यवस्था बढ़िया ही चल रहा है। तो यह बात ही कि राजनीतिक स्थिरता रही, जिस कारण को प्रशासन भी बढ़िया रही हो। दूसरी बात क्या, समृद्ध अर्थव्यवस्था और व्यापार। तो आने का टाइम में सबसे बढ़िया बात कह रही कि जो ये है ना लड़ाई, जो राज्य का विस्तार के साथ व्यापार को भी बढ़ावा देखने को मिलो। ये क्या कराया करता, रोम के साथ, चीन के साथ, वो दक्षिण एशिया के साथ भी व्यापार कराया करता, जिससे क्या हो, जो व्यापार बढ़ो तो लोगों में समृद्धि भी बढ़ती चली गई। और आने का टाइम पे इन्होंने सोना और चांदी का जो सिक्का दिनार जय की मजबूत सिक्का लॉन्च कराया। इससे क्या हो, हनको के जो आर्थिक दृष्टि है, जो हनको खजाना वो भी मजबूत होते चले गए, इससे लोगों में समृद्धि बढ़ी। दूसरी बात क्या है, हण का टाइम पे जो गुप्तवंश हो, इस टाइम में साहित्यिक विकास भी होते हो गयो। जो भाई गुप्ता में ही कालिदास हैं, जो भारत का बहुत बड़ा प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जा अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये सभी की सभी जो साहित्य हैं वह हण का टाइम पे लिखी गई। साथ के साथ विशाखा दत्त जो नामक एक जो लेखकों के द्वारा मुद्रा राक्षक, और मत्स्य कट्टिका नामक जो एक साहित्य है वो भी हण का टाइम पे ही लिखे गए। तो अब था ना कम कम तीन तो नाम याद कर ही लेना ही, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत व रघुवंश, ठीक है। इसका बाद में क्या हो भाई, या तो थी साहित्य कान की मजबूती, उसका बाद में वैज्ञानिक दृष्टि से भी हण में प्रगति देखी गई। तो वैज्ञानिक दृष्टि में क्या हो, हणकन एक बहुत बड़ो गणितज्ञ थे, नाम सुने को आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट भाई जो कि बारे में पाई को मान बतायो, शून्य को मान बतायो, या बात बताई कि भाई पृथ्वी के सब गणन करे, सौर चंद्रमा को गणन के बारे में भी बताया गयो। तो इस चीज में क्या हो, जो आर्यभट्ट का द्वारा गणित में दशमलव प्रणाली दी गई, संख्यात्मक संकेतन दियो गयो। मतलब इस टाइम में आर्यभट्ट जय को बहुत बड़ो वैज्ञानिक जो देखने मिलो, जो इतनी सब चीज़ों के बारे में बतायो। तो गुप्त वंश के अंदर न सिर्फ साहित्य को विकास हो बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विकास हो था। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ा, साहित्यिक देख लियो। अब आप क्या देखांगा, कलात्मक विकास। तो कलात्मक विकास में क्या निकल क्या हुआ है, अजंता व अलोरा की जो गुफा है उनको निर्माण कराया गयो, तथा भीतरी गांव को जो हिंदू मंदिर है थानपेरो बहुत प्रसिद्ध भीतरी गांव मंदिर है वो को निर्माण कराया गयो, तथा सारनाथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी निर्माण करे गयो। तो ये कुछ प्रमुख हैं जो पॉइंट में हाईलाइट कर रखा है, हंडा थान जरूर याद करना है। के अजंता की गुफाओं का निर्माण, भीतरी गांव को हिंदू मंदिर को निर्माण, व सारनाथ में महात्मा बुद्ध की मूर्ति को निर्माण करे गए थे। छठो पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता व सांस्कृतिक सद्भाव। तो थाने भी बेरा कोई भी राज्य जति फल फूल का जब उठे क्या होगी, शांति होगी, और उठे का लोग हैं वह क्या रहेगा, शांति से रहेगा। तो यही चीज देखने मिली कि गुप्त वंश का टाइम में ना भाई पहली बात तो ये खुद कट्टर कौन था, हिंदू तो था, लेकिन हिंदू राज्य था गुप्त वंश का जितना भी राज्य था, लेकिन इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी समर्थन करो। आया कोई नहीं बौद्ध और जैन धर्म मानने लोगों परेशान करे ना, सभी लोगों को क्या करो, सम्मान करो। इसलिए लोगों में आर्थिक संपत्ति और जो मतलब सहिष्णुता की भी भावना निकल गई। साथ के साथ
हण का टाइम में शिक्षा भी बहुत अच्छे से बढ़ाव मिलो, क्योंकि हण का टाइम में नालंदा व तक्षशिला जय की जो विश्वविद्यालय थी वह पूरे एशिया में जिनको प्रभाव बढ़ चुके थे, और इस कारण शिक्षा हुई, उसके कारण शिक्षा कारण और प्रगति होती चली गई थी। तो यह तो गुप्त वंश ने क्यों कहा जाए, क्योंकि राजनीतिक रूप से, साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक व साहित्यिक सद्भावना में देखने मिली। तो ये सारा पॉइंट थाने याद कर लेना ही, मैं अच्छे से बताए थाने। ये वीडियो ने जरूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना था। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जहाँ कि थे जानो बीए फर्स्ट ईयर की जो पहली किताब है इतिहास की, भारत का इतिहास, उनमें जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है, जिसको प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष पे टिप्पणी कीजिए। या प्रश्न यहाँ भी पूछा जाए, गुज्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूटों के बीच में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष पे अपनी सविस्तार टिप्पणी कीजिए। तो यो प्रश्न है, यो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जाए। तो मैं थाने ये प्रश्न है एक कुछ कहानी के रूप में, कुछ पॉइंटा के रूप में ये तरीका में बताऊंगा कि थाने वापस कट्ठे भी पढ़ने की जरूरत कौन पड़ेगी। बस थाने क्या करना है, ये वीडियो ने पूरा देखना है, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ने लाइक कर देना, और पसंद आओ तो कमेंट जरूर करिए थे। सबसे जरूरी काम है कमेंट हो, ठीक है। तो ओवै के है, सबसे पहले आप यहाँ समझा कि संघर्ष ओवै क्यों है, ठीक है, क्या भूमिका रहे। तो देखो कन्नौज नामक जगह ही यूपी के साइड में मान लो, इनमें क्या हुआ, उनकी नज़र 3 राजा की थी, 3 प्रकार का राज्य का राजा था, उनकी नज़र थी। इन्हन के है जो राजस्थान है अठे गुज्जर प्रतिहार राज्य क्रिया करता, इल्ली साइड में जो बंगाल साइड में इन्हन कौन था, पाल नामक एक राजवंश थो, वो राज्य क्रिया करता और गुज्जर प्रतिहार क्रिया करता। और जो दक्कन है, जो साउथ साइड मान लो, इन्हन कौन है, राष्ट्रकूट है भाई पे राज्य क्रिया करता। अब तीनों प्रकार का राज्य था। यो कन्नौज क्षेत्र होना, यो क्यों गंगा नदी को क्षेत्र हो। अब थान बेरो गंगा नदी बहती उठी की क्यों, तो एक तो व्यापार बढ़तो उका थ्रू, दूसरी चीज क्या थी, कृषि भी तगड़ी होया करती। अब कृषि होगी तो कर ज्यादा मिलेगो। तो तीनों प्रकार का राज्य था, उनको कन्नौज पे क्या तो निगाह थी कि कहीं भी कन्नौज जीत लिया। अब क्यों है, 10वीं शताब्दी के अंदर तीनों प्रकार का राज्य मिलके युद्ध छिड़ जाए तीनों के बीच में कन्नौज शहर पे नियंत्रण करने के लिए, और यह लड़ाई आगे जाती बढ़ती बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत सा दशका तक ये लड़ाई चल रही है, कोई नहीं कि 2 दिन में खत्म होगी, 2 साल में खत्म होगी, या 5-10 साल तक चल रहा है। लास्ट में इसमें पाल राजवंश विजय रहता है। राष्ट्रकूट वहीं, जो राष्ट्रकूट कठे दक्कन साइड में, मतलब साउथ साइड में, महाराष्ट्र व कर्नाटक में जो है राष्ट्रकूट राजवंश है, वो राज्य करे। तो हण का कौन सा राजा था, ध्रुव व गोविंद द्वितीय, याद कर लियो, ध्रुव राष्ट्र को ध्रुव है ना, वो लड़ाई लड़ी थी राष्ट्रकूटा की तरफ, ठीक है। अब इको संघर्ष को कर्म के रहे, तो इन सबसे पहले क्या हुआ, जो पाल राजवंश थो ना, पाल राजवंश, उको जो धर्मपाल जो मैं थाने बतायो, वो क्या सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण करके राज कर लियोगो। उसके बाद में क्या होगो, जो दूसरा राजा है प्रतिहारा को राजा, गुज्जर प्रतिहारा को राजा नाग भट्ट पूछोगो, वो ही धर्मपाल न रहोगो, और धर्मपाल न आके फिर कन्नौज पर राज्य कर लेगो। उसके बाद में बहुत इन्हें देखोगो कि भाई जो राष्ट्रकूटी पर देखेगा कि भाई नाग भट्ट ना यो कमजोर हो रहे है, जना क्या करोगो, राष्ट्रकूट को जो ध्रुव राजा है वो आक्रमण करोगो, और वो प्रतिहारन भी हरा दे, और पाल दोनों ने राके खुद राज कर जाए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा भाई, तीनों के अंदर समझौते और सत्ता को स्थानांतर होते रही धीरे धीरे। लेकिन लास्ट में जो प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार था, इको राजा थो भोज प्रथम, ठीक है, वो पर नियंत्रण बनायो और काफी समय पर नियंत्रण करो। तो अंत में जो शुरुआत कौन करी, पाल राजवंश करी जीत के, और अंत कौन करो, भोज प्रथम, जो क्या को गुज्जर प्रतिहारा को राजा थो। अब बात करें अपना त्रिपक्षीय जो संघर्ष हो ना, इसका क्या फायदा है। तो यो भाई जब यो इतनो बड़ो युद्ध चलो, तो इससे क्या हो, तीनों राजवंश है कमजोर होगा, और जो क्षेत्रीय शक्ति थी उनको धीरे धीरे क्या होगा, विकास होता चले गयो। अगला पॉइंट बटा सैन्य उत्पत्ति। अब मान ले तीनों राजा लड़ाई करी, तो उनकी के बाप की धीरे धीरे सेना भी बनाई, और सेना बनाई तो इससे क्या रणनीति को विकास हो, और सब आपकी सेना के मजबूत करता चला गया। साथ के साथ क्या चीज हो, सांस्कृतिक विकास, मतलब संघर्ष तो हो, लेकिन इका बावजूद उस क्षेत्र में कला, मंदिर, वास्तुकला और शिक्षा की वृद्धि देखी गई। भाई पहले पाल है ना,
पाल राजवंश उठे आक्रमण करके रहने लगा तो बंगाली सभ्यता आई, फिर जो गुर्जर प्रतिहार आया तो राजस्थानी सभ्यता आई, और फिर जब राष्ट्रकूट आया तो फिर राष्ट्रकूट अपनी जो दक्कन की साउथ की जो महाराष्ट्र की या कर्नाटक की जो उनकी संस्कृति है वह लेके आए। तो ये चीज़ों के हो कि सारा राजा ही वह अपनी अपनी छाप छोड़ता चला गया, कुछ मंदिरा को कुछ साहित्य कला को निर्माण कराए उनके द्वारा। और लास्ट में क्या हो भाई कोई सो ही राजा है वो क्या हो राजवंश है वो इस पर स्थायी तो रह कौन पायो, तो ये कारण क्या हो सत्या को पतन हो तो दक्षिण में चोल और उत्तर में राजपूता को क्या हो उदय हो। कारण अब लास्ट प्रश्न है इको निष्कर्ष क्या है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है यो आरंभिक मध्यकालीन युग और भारतीय साहित्य को महत्वपूर्ण अध्याय थो जो कनौज है रणनीतिक व प्रतीकात्मक केंद्र को नियंत्रण करने वाली क्षेत्रीय शक्ति की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इनमें यह चीज़ बताई कि भाई कनौज है वो एक बहुत ही क्षेत्रीय शक्ति थी जिस पर कोई भी स्थायी रूपों जीत तो कौन से क्यों, लेकिन ये कारण के हो जो भारत में उत्तरी भारत है उसकी जो राजनीतिक रूप से प्रमुख केंद्र बन गो। तो ये तो प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तन पसंद आए तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब करियो, वीडियो ने लाइक करियो और कमेंट जरूर से करना। धन्यवाद।